हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ में। तो कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया है। एआई विकास के लिए काफ़ी बड़ी रकम का एक कोष बनाया गया है। नेटो का नया मेंबर बन गया है एक देश, और भी कई सारे टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं, और पसंद आए लाइक बटन दबा देना। तो पहला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस लेखिका और परोपकारी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है सांसद के तौर पर, जो ब्रिटिश पीएम की रिश्तेदार भी हैं? आंसर होगा सुधा मूर्ति। ठीक है, कौन है? सुधा मूर्ति। तो इन्फोसिस कंपनी के जो को फाउंडर है नारायण मूर्ति, काफ़ी फेमस है, तो उनकी वो पत्नी है। और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक उनके दामाद हैं, यानी सुधा मूर्ति के दामाद हैं ऋषि सुनक। ओके, तो ये रहा फोटोग्राफ इनका। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया मनोनयन का 8 मार्च को, महिला दिवस के दौरान ही, सोशल मीडिया पर। ठीक है, तो सुधा मूर्ति के बारे में जान लें। उनका जन्म हुआ था कर्नाटक में। अभी 73 ईयर की हैं। मशहूर लेखिका हैं, परोपकारी हैं, काफ़ी काम करती हैं वो सोशल वर्क के क्षेत्र में, और इंजीनियर भी हैं। ठीक है, और 1974 में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, और उस दौरान अपने डिपार्टमेंट में वो इकलौती स्टूडेंट थी, महिला स्टूडेंट या लड़की। ठीक है, अलग अलग शैलियों में उन्होंने 30 से अधिक बुक्स लिख दी हैं। कई सारी प्रसिद्ध किताबें भी हैं, जैसे द मदर आई नेवर न्यू, 3000 स्टिचेज, वो सब शामिल हैं। 2006 में इनको पद्मश्री और 2023 में पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है। उनके पति इन्फोसिस कंपनी के को फाउंडर हैं। उनकी बेटी है अक्षता मूर्ति, दामाद है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। एक बेटा भी है, रोहन मूर्ति नाम है, और वो अमेरिका बेस्ड एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म है, उसका नाम है सोरोको, तो उसके फाउंडर हैं। ठीक है, तो अब ये राज्यसभा सदस्य मनोनीत की गई है। मनोनयन क्या होता है आगे बताते हैं आपको। कुछ और बातें बता दो इंटरेस्टिंग इन दोनों के बारे में। देखिए, इन्फोसिस आज भारत की जो टॉप 10 वैल्यूएबल कंपनी है उनमें शामिल है। टाटा ग्रुप की जो टीसीएस है, उसके बाद ये दूसरी देश की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है। इन्फोसिस का मार्केट कैप करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है, और इसका कारोबार अमेरिका, इंग्लैंड सहित तो बहुत सारे देशों में। 1981 में नारायण मूर्ति ने अपने 6 साथियों के साथ, 6 दोस्तों के साथ मिलकर इन्फोसिस की शुरुआत की थी। और सुधा मूर्ति कई इंटरव्यू में ये बता चुकी हैं कि जब नारायण मूर्ति ने कंपनी शुरुआत करने का फैसला लिया, तब उन्होंने अपनी पत्नी यानी सुधा मूर्ति के साथ एक कमरे के मकान में रहते थे। कंपनी का नाम तय हो गया था इन्फोसिस, लेकिन पैसे की तंगी बनी हुई थी। तो नारायण मूर्ति ने अपना हिस्सा, जो 6 लोगों के साथ जो शुरू किया था, तो अपना हिस्सा देने के लिए 1981 में अपनी वाइफ से यानी सुधा मूर्ति से 10,000 रुपये उधार लिए थे, और उसके बाद ये कंपनी आज इतनी बड़ी है। अब बात कर लेते हैं राज्यसभा में जो मनोनयन होता है वो क्या होता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। 250 से ज़्यादा नहीं हो सकती, बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, जो संवैधानिक रूप है अभी उस वक्त उसके तौर पर। लेकिन वर्तमान में ये संख्या 245 है। ठीक है, 245 की ही या तो चुनाव होता है या मनोनयन होता है। तो 245 में से 233 जो सदस्य होते हैं वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से वो चुनकर आते हैं, उन राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि के तौर पर। ठीक है, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। वो साहित्य, विज्ञान, कला या सोशल वर्क के क्षेत्र से जो लोग होते हैं उनको मनोनयन किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 30 ईयर है। ओके, और लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम 25 ईयर्स है। यहाँ मैं एक और पॉइंट बता दूं कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का ही होता है। 5 साल के बाद वो भंग हो जाती है, और फिर से गठन होता है चुनाव, लोकसभा चुनाव होने के बाद, जैसा कि अभी होने वाला है लोकसभा चुनाव। ठीक है, लेकिन राज्यसभा वो अनवरत जारी है, और ऊपरी सदन है ये। ठीक है, इसमें जो सदस्य होते हैं, चाहे वो चुन के आए चाहे मनोनीत किए जाएं, तो उन सबका कार्यकाल 6 ईयर का होता है। कितने साल का? 6 साल का होता है। और ये हर 2 साल पर 1/3 सदस्य का कार्यकाल खत्म हो जाता है। ठीक है,
एक तिहाई सदस्य का कार्यकाल 2 साल पर खत्म हो जाता है और 2-2 साल पर ये चुनाव होते हैं या मनोनयन होते हैं 6 साल के लिए। जैसे आज कोई चुना गया, अब वो अगले 6 साल तक के लिए, फिर 2 साल बाद किसी का खत्म हुआ टर्म, फिर वो 6 साल के लिए, फिर उसके बाद किसी का टर्म हुआ, फिर वो 6 साल के लिए। इस तरीके से चुना जाता है राज्यसभा का सदस्य या मनोनीत किया जाता है। ये राज्यों के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यसभा में सदस्य होते हैं। मनोनयन का अलग मामला होता है, वो अलग अलग जो कैटेगरी है, जैसे कि साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, इन सब के क्षेत्र से वो प्रतिनिधि के तौर पर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने किस मिशन के तहत एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए 10,372 करोड़ रुपए के कोष को यानी फंड को मंजूरी दी है? आंसर का इसका भारत एआई मिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। क्या है भारत एआई मिशन? एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मिशन का नाम क्या है? भारत एआई मिशन। कितने रकम का ये कोष है यानी फंड है? तो 10,372 करोड़ रुपए के आसपास का। ओके, कितनी अवधि के लिए ये फंड है? तो अगले 5 साल के लिए फंड है। ओके, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 7 मार्च को ये फैसला किया है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप को फाइनेंस करने के लिए ये फंड बनाया जा रहा है। अब सवाल होता है कि एआई होता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कहते हैं? कुछ चीज़ों तो आप जानते होंगे, लेकिन क्या है? यानी हिंदी में कहेंगे इसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एक ऐसी मशीन जो बुद्धिमान हो, खुद से डेटा का एनालिसिस कर सके, बात कर सके, भाषाएं बोल सके, समझ सके और मुश्किल से मुश्किल सवालों का जवाब तलाश करके दे सके, दिए गए काम को अंजाम दे सके। एआई का जो बेहतरीन उदाहरण है ना, वो ओपन एआई का चैट जीपीटी है। क्या है? चैट जीपीटी। और दूसरा गूगल का जेमिनी। हालांकि जेमिनी की काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ है क्योंकि उसके रिजल्ट सही नहीं आ रहे हैं जेमिनी के, लेकिन चैट जीपीटी वो अभी मतलब काफ़ी ऊपर जा रहा है और एआई के क्षेत्र में ज़बरदस्त काम किया। तो ये तो सिर्फ उदाहरण है। एआई अब इससे भी ज़्यादा प्रभावी रूप से अलग अलग रूप में वो इस्तेमाल हो रहा है। ओपन एआई कंपनी का एक टूल है सोरा नाम से, टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल है। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में कहीं का सीन नहीं है, ये कंप्यूटर ने इसको जनरेट किया है। यहाँ तक कि ये एक व्यक्ति किताब के पन्ने पलट रहा है, आपके मन में हो कि बादलों पर बैठा हुआ व्यक्ति का वीडियो बन जाए जो कि बुक्स पलट रहा हो और उस व्यक्ति का चेहरा वगैरह ये इस तरह का होना चाहिए, तो वो बन गया ये। ठीक है, इसी तरीके से तमाम बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो सब ये बना सकता है। जैसे कि ये देखिए, इसमें आप इसके भाव भंगिमाएँ जो देख रहे हैं आप, ये सब बना के ये दे सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सो रहा है। और ये देखिए, ये भी कोई व्यक्ति नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये क्रिएट किया हुआ है। तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। तो सोरा जो है ना, वो टेक्स्ट इनपुट से 1 मिनट तक के वीडियो बना सकता है और ये मल्टीपल शॉट्स बना सकता है। तो आने वाले वक्त में यहाँ तक होने वाला है कि जो फिल्में वगैरह बनती हैं ना, तो उसमें जो बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे जो ग्राफिक्स डिजाइनर हैं, बहुत कुछ जो होता है वो सब कुछ खत्म हो सकता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सामने आ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको भी जानना चाहिए और चैट जीपीटी, उसको स्टूडेंट के नाते भी आपको ट्राई करना चाहिए। चैट जीपीटी फ्री है, कुछ पेड वर्जन भी है, तो फ्री वाला ज़रूर देखिए, आपके एग्जामिनेशन की तैयारी में बहुत मदद कर सकता है। ठीक है, तो ये सब जो है ना वो इम्पॉर्टेंट बातें हैं। तो भारत एआई मिशन, उसका उद्देश्य क्या है और ये कब शुरू हुआ था? भारत एआई मिशन अभी तो फंड जारी किया गया, लेकिन इसकी शुरुआत जो है ना वो 2023 में हुई थी, पिछले साल। उद्देश्य यही है कि देश के भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग जो पावर है उसको विकसित किया जाए और स्टार्टअप और उद्यमी जो भी हैं इससे रिलेटेड उनको सर्विसेज मिल सके और इसका योगदान एग्रीकल्चर, स्वास्थ्य, एजुकेशन, इन सब में एआई का जो अनुप्रयोग है, एआई का प्रयोग है, वो सब वो एप्लीकेशन वो उसको लेकर बन सके, उसको बढ़ावा मिल सके। लेकिन इतना ही बात नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। जैसे अभी जो फंड दिया गया है और उसके तहत सरकार ने सोचा है कि हम
GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, उन सब के कंप्यूटिंग क्षमता को और विस्तार किया। 10,000 से अधिक GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए GPU जो होता है ना वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जैसे आप मान लीजिए CPU होता है ना, उसी की तर्ज पर ये GPU होता है। ये ग्राफिक्स, फोटो, इन सब को प्रोसेस बहुत तेज़ी से करता है। मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होते हैं उसके लिए वो बहुत तेज़ी से करता है। और GPU का जो इस्तेमाल है वो प्रोफेशनल्स, पर्सनल कंप्यूटिंग दोनों के लिए किया जाता है। जैसे मैं ये वीडियो आपको पेश कर रहा हूँ तो इसकी जो एडिटिंग हो रही है ना, वो GPU जो है बहुत तेज़ी से उस प्रोसेस को कर देता है। एडिटिंग जो व्यक्ति कर रहा है वो तो कर रहा है, लेकिन उस प्रोसेस को बहुत फास्ट करता है। तो ऐसे ही GPU की ज़रूरत है और उसके लिए भी काफ़ी कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा कि ये फंड वगैरह के ज़रिए किया जाए। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा था AI जो आपने जाना, और ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो सरकारी जॉब नॉलेज का जो ऐप है वो आपके लिए शानदार हो सकता है। इस ऐप पर मेंबरशिप प्लान है 2 तरह के, बहुत ही मामूली सा प्राइस है उसका। बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि SSC, पुलिस, टीचर इन सब के लेवल का है, और दूसरा IAS, PCS लेवल का एग्जामिनेशन के जो करंट अफेयर्स हैं उन सब के लेवल का है। तो 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, देखिएगा ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिए, वहाँ पर ऐप का लिंक अवेलेबल है और उसमें बहुत छूट चल रही है। इन सब मेंबरशिप से क्या मिलता है आपको, देखिए इसके ज़रिए आपको वीडियो, PDF, टेस्ट करंट अफेयर्स का और संबंधित एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज ये आपको मिलते हैं अगले जो भी मेंबरशिप की अवधि है उस वक्त तक, और पिछले भी 2 साल के ये सारे कंटेंट मिल जाते हैं। PDF तो आपको कई तरीके के मिलते हैं, 1 लाइनर, MCQ नोट्स होता है, और वीडियो का लिंक भी होता है ताकि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं उसको विजुअली समझना है। जैसे कि इससे पहले वाला जो AI वाली चीज़ों को मैंने समझाया था आपको, तो विजुअली समझना बड़ा अच्छा होता है और कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो क्लिक करेंगे PDF पर, लिंक पर, और वो ओपन हो जाएगा, वीडियो ही ओपन हो जाएगा। तो बहुत सारी खासियत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप है, क्लिक कीजिए उस पर और डाउनलोड कीजिए ऐप, फिर देखिए आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन होगा सैन्य गठबंधन नाटो का 32वां सदस्य कौन सा देश बना है? कौन है नया सदस्य? आंसर का स्वीडन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये न्यूज़ भी देख रहे हैं आप, स्वीडन जो है ऑफिशियली ज्वाइन कर चुका है, नेटो का मेंबर हो चुका है। नेटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो 7 मार्च को स्वीडन ने औपचारिक रूप से इस सैन्य गठबंधन में मतलब शामिल हो गया है और वो 32वां देश हो गया है। ठीक है, एक बार स्वीडन को देखते हैं मैप में ताकि समझ में आ जाए। ये रहा अपना प्यारा भारत, और अब चलते हैं यूरोप की ओर, और वो भी नॉर्डिक कंट्रीज़ की ओर। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ जो है ना ये नॉर्डिक ये देश हैं, इस सबको यहाँ के जो इसमें नॉर्वे, स्वीडन और ये फिनलैंड है, इधर डेनमार्क है, कुछ और भी हैं। ठीक, तो उनमें ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये है स्वीडन। ठीक है, तो वो इस मिलिट्री अलायंस यानी नेटो का मेंबर बनने वाला 32वां देश है। ठीक है, और स्वीडन के बारे में और भी कुछ बातें बता दूं कि इसका जो सीधी जो ज़मीनी सीमा लगती है वो नॉर्वे और फिनलैंड के साथ है, और अगर समुद्री सीमा की बात करेंगे तो डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, रूस। ठीक है, इधर ये वाला जो हिस्सा है ये रूस हो गया, ओके, लातविया हो गया, एस्टोनिया हो गया, ये लातविया हो गया। ठीक है, तो इन सब से इसकी सीमा लगती है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उल्फ क्रिस्टर्सन। क्या नाम है? उल्फ क्रिस्टर्सन। राजधानी है यहाँ की यानी स्वीडन की वो है स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम राजधानी है। क्लियर होगी बात? तो हम लोग अभी हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि 2 देश जो है ना वो नेटो के मेंबर बने हैं। एक पिछले साल ये फिनलैंड बना था, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि स्वीडन बन गया। और ये दोनों देश, ये जो रूस ने यूक्रेन पर, ये जो वाला जो हिस्सा है ना ये है यूक्रेन, यहाँ जो आप देख रहे हैं इधर वाला, तो यूक्रेन पर जो हमला किया या कहिए युद्ध हो रहा है, तो उसके बाद फिनलैंड और स्वीडन इन दोनों ने नेटो को ज्वाइन करने का फैसला लिया था, और आखिरकार ज्वाइन कर ही लिया। इस फैसले से रूस जो है ना वो बेचैन ज़रूर हुआ है, और उसके लिए टेंशन बढ़ गया। क्यों? इसकी वजह है कि नेटो का जो
आर्टिकल 5 है ना, उसके नियम है, उसके मुताबिक किसी भी सदस्य देश पर हमले को नेटो के सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि नेटो का अगर किसी मेंबर पर हमला हो रहा है तो सारे देश मिलजुल कर इसको बचाव में आएंगे और संबंधित देश पर हमला कर देंगे। ठीक है। रूस ने स्वीडन की सदस्यता का विरोध भी किया था और कहा था कि अगर स्वीडन में नेटो फोर्स तैनात होगी तो हम भी कुछ कदम उठाएंगे। हालांकि रूस ने ये बातें फिनलैंड को लेकर भी कही थी इससे पहले, लेकिन वो मेंबर बन गया था और अब देख रहे हैं हम लोग कि स्वीडन भी मेंबर बन चुका है। देखिए, जो यूक्रेन के साथ जो ये लड़ाई हुई है और इसने ज़्यादातर इतना बड़ा हिस्सा जो ना यूक्रेन का कब्जा कर लिया है, रूस के कब्जे में है। दरअसल ये जो युद्ध है वो शुरू इसी बात पे हुआ था कि यूक्रेन ने नेटो के मेंबरशिप लेने का प्रयास किया था। इन सब ने तो चुपचाप लिया। चुपचाप मतलब कि मामला सामने था, अप्लाई किया था, लेकिन ये जो इसके जो प्रेसिडेंट थे ना यूक्रेन के, वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं अभी, वो बहुत बड़बोले थे। तो इतना ज़्यादा हंगामा किया कि हम तो मेंबर बनेंगे, ये मना करता रहा, मत बनो, हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। मॉस्को बगल में है, इधर से फोर्स तैनात हो जाएगी तो हमें दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये बड़बोला था, उधर से अमेरिका ने इसको पंप किया और ये बोलता गया और हालत ये है कि यूक्रेन की तो पूरी बर्बादी सी ही हो गई है। ठीक है। तो ये स्थिति देखते हुए झटपट फिनलैंड और स्वीडन ने कहा कि हम तो मेंबरशिप लेना चाहते हैं और अमेरिका ने भी कहा कि हाँ मेंबरशिप ले लो। ठीक है। तो यहाँ अब जो है ना नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, यानी चीफ होते हैं सेक्रेटरी जनरल, तो उनका नाम है नेटो के चीफ का जेम्स स्टोलनबर्ग। तो उन्होंने कहा है कि अब जो है ना ये स्वीडन की रक्षा का जिम्मा नेटो के पास है, अब नेटो करेगा। अनुच्छेद 5 जो है ना आर्टिकल 5 नेटो का, उसके तहत अब उसको सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो नेटो की हम लोग बात कर रहे हैं। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये यूरोप और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है। कैसे बना? देखिए, हुआ यूँ कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद दुनिया में 2 सबसे बड़ी ताकत उभर के आए थे। एक सोवियत संघ था और दूसरा अमेरिका, जो कि दुनिया पर अपना दबदबा कायम रखना चाहता था। और इससे अमेरिका और सोवियत संघ में उसके जो संबंध हैं वो बिगड़ने लगे थे और दोनों के बीच में कोल्ड वार शुरू हो गया था। तब सोवियत संघ को रोकने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों ने सैन्य गठबंधन बनाया था। नेटो स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रसेल्स में है। ठीक है। तो नेटो की जो स्थापना हुई उस समय अमेरिका समेत 12 देश इसके सदस्य थे। अब वो बढ़कर कितने हो गए? 32 सदस्य हो गए। ये सारे देश हो गए। ठीक है, इतने सारे देश हो गए। अच्छा, जब नेटो बना था ना, उसी के आसपास रूस ने भी अपने एक गठबंधन अपना भी बनाना शुरू किया था। रूस का भी अपना गठबंधन था। तो अमेरिका ने ये देखा था कि रूस अगर अपना गठबंधन बनाता जाएगा और उसके जो कम्युनिज्म है वो लगातार फैलता जाएगा तो उन पर खतरा हो सकता है या फिर वो दूसरा देश बहुत बड़ा हो सकता है। तो उसके तोड़ के तौर पर ही नेटो जो है ना वो उसका विस्तार हुआ था इतने बड़े तरीके से। हालांकि फिर सोवियत संघ जो है ना वो विखंडित हो गया और केवल रूस बचा हुआ है, लेकिन रूस फिर भी अभी देख रहे हैं कि लड़ रहा है। ठीक है। तो अब कितने देश हो गए हैं? 32 देश हो गए हैं नेटो के। तो इन सारे देशों को तो नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन जो नए सदस्य हैं जैसे स्वीडन और फिनलैंड, ये नाम तो आप ध्यान रखिएगा। तो इन सब के नाम एक बार मैं बता दूं। नेटो के जो 32 सदस्य हैं, लेटेस्ट है स्वीडन, उससे पहले फिनलैंड बना था, उस पर अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्तोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की,
यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। तो ये 32 जो देश हैं वो सब हैं नेटो के मेंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और पसंद आ रहा हो तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। ये सब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ज़रूरी है, और मैं कोशिश यही रहती है मेरी कि आपको बेसिक कंसेप्ट जो है ना साथ में क्लियर हो जाए। ठीक है, एग्जामिनेशन की तैयारी शानदार होनी चाहिए आपकी। और कंसेप्ट क्लियर कैसे होगा? जब आप उसके किसी भी टॉपिक के अंदर का चीज़ों को आप गहराई से समझेंगे, आपके समझ में आ गया तो बस बात बन गई, आपको याद रहेगा हमेशा। ठीक है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक उनसे अपील है ज़रूर करें, और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 मार्च को। ठीक है, 10 मार्च को महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये घोषित है ये दिवस। ठीक है, उद्देश्य है कि जो जेंडर इक्वालिटी है वो जुडिशरी में भी दिखनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। महिला सशक्तिकरण जुडिशरी में भी होना चाहिए। एक सवाल है आपसे, जब हम लोग बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस की, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? आप बताइएगा ज़रूर। अभी कुछ वक्त पहले ही उनका निधन हुआ है। बिना गूगल किए हुए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका टेस्ट भी है ये। चलिए अब आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लेते हैं। CISF स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? CISF राइजिंग डे आंसर होगा 10 मार्च को। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो ये CISF है और इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। तो अगला क्वेश्चन होगा, दुनिया का ऐसा पहला देश जिसकी संसद ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का कानून पारित किया है? आंसर होगा फ्रांस। ठीक है, यहाँ मैं क्लियर कर दूं बात कि गर्भपात की अनुमति दुनिया के बहुत सारे देशों में है, भारत में भी है, लेकिन ये जो बात है नहीं है संवैधानिक अधिकार, ये दुनिया के दूसरे देशों में नहीं है। अमेरिका में था, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पहले ये प्रावधान किया था, जिसको हाल ही में वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो वहाँ भी अब नहीं है संवैधानिक अधिकार। तो एकमात्र देश है दुनिया का और एकमात्र ये संसद है जिसकी संसद ने संवैधानिक अधिकार दिया है। तो फ्रांस की संसद ने 4 मार्च को गर्भपात के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाने का विधेयक पारित किया। और न्यूज़ भी देख रहे हैं, फ्रांस बिकम द ओनली कंट्री। ठीक है, तो ये है मुद्दा। विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद पेरिस के एफिल टावर पर लाइट्स के साथ साथ बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखा गया, माई बॉडी माई चॉइस। ये वहाँ का नारा बन गया। क्या है नारा? माई बॉडी माई चॉइस। फ्रांस की जनता का बहुत समर्थन है। हाल में जो कुछ सर्वेक्षण हुए थे उसके मुताबिक फ्रांस की जनता के बीच में 80% से अधिक जो लोग हैं वो गर्भपात के अधिकार के समर्थन में है। और इस सर्वेक्षण से ये पता चला था कि लोगों का बड़ा हिस्सा जो ना वो चाहता है कि ये संवैधानिक रूप से इसकी अनुमति हो। एक बार मैप के ज़रिए हम फ्रांस चलते हैं। ठीक है, तो ये रहा अपना प्यारा भारत, और फ्रांस कहाँ? यूरोप में है। यूरोप चले, और ये रहा यूरोप, और इसी में ये रेड कलर में जो देख रहे हैं आप वो है फ्रांस। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। कौन है राष्ट्रपति? इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, जो कि पिछले गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट थे भारत के। ठीक है, भारतीय गणतंत्र दिवस के। अच्छा, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं जो वहाँ के राष्ट्रपति के अंडर में होते हैं। बहुत बड़ा अधिकार नहीं होता है, मेन राष्ट्रपति ही सारा पावर होता है वहाँ पर। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं गैब्रियल एटल, जो कि वहाँ के पहले समलैंगिक प्राइम मिनिस्टर भी हैं। राजधानी है पेरिस, यहाँ भाषा बोली जाती है ज़्यादातर फ्रेंच, और करेंसी है यूरो। ठीक है, अब बात करते हैं कि दुनिया में गर्भपात को लेकर क्या कानून है। देखिए, दुनिया के बहुत सारे देशों में गर्भपात को लेकर जो है ना वो सशर्त अनुमति है, लेकिन फ्रांस के अलावा किसी भी देश ने इसको संवैधानिक अधिकार नहीं दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में रोरो बनाम वेड मामले को पलट दिया था। रोरो बनाम वेड जो है ना काफ़ी पॉपुलर है। 1973 में रोरो बनाम वेड के तहत वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक अधिकार दिया था
गर्भपात का, लेकिन वो खारिज कर दिया, तो वहाँ भी अब संवैधानिक अधिकार उतना बचा नहीं। ठीक है, भारत में क्या है नियम, देखिए भारत में एक एक्ट है MTP एक्ट, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इसके तहत गर्भपात की यानी अबॉर्शन की सशर्त अनुमति है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने कलाकारों को वर्ष 2022 और 23 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मार्च 2024 में प्रदान किए हैं? आंसर का टोटल 94। ठीक है, तो इनमें से कुछ लोग वहाँ मौजूद नहीं थे और ये इस तरह से ऐलान किया गया है। ठीक है, तो जो PIB यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से जो जानकारी मिली, मैं ढूंढ रहा था कि अलग अलग साल में, जैसे 2022 में कितनों मिला, 2023 में कितनों को मिला, ये कैटेगरी कर सकें, तो वो कैटेगरी थी नहीं, बस ये वहाँ लिखा था कि 94 लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये बातें आपको बताई हैं। अलग अलग क्षेत्र में संगीत, नृत्य, थिएटर, लोक और आदिवासी जो कला है, इन सब के लिए अलग अलग क्षेत्र में ये दिया गया। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देश के पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स मार्च 2024 में ये किसने प्रदान किए? पहला जो नेशनल क्रिएटर अवार्ड है वो आंसर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने दिया 8 मार्च को। दिल्ली में जो भारत मंडपम है वहाँ पर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में ये अवार्ड दिए गए हैं तमाम लोगों को। ओके, करीब 20 अलग अलग कैटेगरी में ये अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, जैसे ग्रीन चैंपियन जो श्रेणी में अवार्ड मिला है वो पंक्ति पांडे को मिला है। सर्वश्रेष्ठ कहानीकार पुरस्कार मिला है कृतिका गोविंदा सामी को। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है गायिका मैथिली ठाकुर को। टेक श्रेणी में गौरव चौधरी को मिला। पसंदीदा ट्रैवल क्रिएटर के क्षेत्र में काम्या जानी को मिला है। ठीक है, तो ये सब है। अब बात कर लेते हैं जो अगला चुनाव होने वाला है ना लोकसभा का, उसके बारे में। तो चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव और 4 विधानसभा चुनाव, कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो वहाँ पर चुनाव से पहले देश भर में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और आवाजाही पर गृह मंत्रालय और रेलवे के जो शीर्ष टॉप लेवल के अधिकारी हैं उन सब के साथ मीटिंग की है। और चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए कितना 3.4 लाख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी जो पैरामिलिट्री फोर्स है 3,40,000 पैरामिलिट्री फोर्स की डिमांड की है। और इसमें लगभग 97 करोड़ मतदाताओं के साथ चुनाव आयोग पूरे भारत में लगभग 12,50,000 मतदान केंद्र जो है ना वो स्थापित करने वाला है। पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस दौरान यानी 2019 में तो 10 मार्च को घोषणा हो गई थी। 11 अप्रैल से 7 मार्च तक मतदान हुआ था। वोटर की गिनती 23 मई को हो गई थी। तो अब जल्द ही इसका ऐलान हो जाएगा और देखेंगे हम लोग कि देश में चुनाव आचार संहिता वो लागू हो जाएगी। फिर जब चुनाव आयोग इसका ऐलान करेगा तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 7 मार्च को जन औषधि दिवस। जन औषधि दिवस, तो ये दिन जो है ना वो जेनरिक दवाओं के लाभ, महत्व, उन सबकी जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है और ये 2024 में ये 6ठी वर्षगांठ है। जन औषधि दिवस की शुरुआत हुई थी 7 मार्च 2019 को। ठीक, और एक और सवाल आपसे कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस देश में, भारत के बाहर किस पहले देश में जन औषधि केंद्र खोलने का ऐलान किया? किस देश में? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, 2 सवाल हो गए हैं, ये दूसरा सवाल है। चलिए अब मिलते हैं कल, और कल है संडे को हम लोग वीकली करंट अफेयर्स लेके आते हैं, वो देखिएगा। और डेली का करंट अफेयर्स मंडे टू सैटरडे होता है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप है वहाँ भी अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड कीजिए
और देखिए वहाँ जो सुविधाएं मिल रही हैं उसको भी। बाय।